लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग संपूर्ण राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज एक ऐसे टॉपिक का अध्ययन करना स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे संबंधित उस पर आधारित सवाल आपको अवश्य ही पूछा जाता है और राजनीति विज्ञान की समझ के लिए भी यह टॉपिक आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। वह टॉपिक है राज्य। सामान्य रूप में अगर आपसे कोई कहे कि राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं तो आप क्या बतला देंगे कि यह राज्य का विज्ञान है ना। इसी बात को ध्यान में रखकर गार्नर के द्वारा इस बात को कहा गया है कि राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान एक राज्य विज्ञान है जिसके अंतर्गत राज्य केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। गार्नर के द्वारा इस बात को भी कहा गया कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत दोनों ही राज्य के साथ होता है। एक अन्य चिंतक है जिसका नाम है सीले ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट राज्य के ऊपर दिया। उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थ और संपदा का, जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवन का, बीजगणित और रेखा के अंतर्गत संख्या और रेखाओं का हम अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग राज्य का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, आपको समझना है कि आखिर राज्य क्या होता है। राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे स्टेट कहते हैं और यह स्टेट ग्रीक भाषा के स्टेटों से बना है और इसे लैटिन भाषा में स्टेटस कहा जाता है। स्टेटस का अर्थ होता है व्यक्ति का स्तर। स्टेटस का अर्थ है व्यक्ति का स्तर। यह तो सामान्य बात है। देखिए, अब आपको क्या समझना है कि राज्य आखिर है क्या। राज्य मूलतः एक मानवीय संगठन है। राज्य मूलतः एक मानवीय संगठन है, परंतु आपके मन में बात आएगी कि राज्य ही एक संगठन थोड़ी है। राज्य के अलावा बहुत सारे संगठन अन्य भी हैं, जैसे समुदाय है, संघ है ना, संस्थाएं हैं, आर्थिक संगठन है, धार्मिक संगठन भी तो आता है। राज्य के अलावा कई अन्य राजनीतिक संगठन भी होते हैं। इसलिए यह बात तो सही है, लेकिन अन्य संगठन और राज्य में क्या अंतर होता है। यह मानवीय संगठन है, लेकिन इसके पास संप्रभुता का तत्व पाया जाता है। इसके पास क्या होता है, संप्रभुता का तत्व है और संप्रभुता के ही कारण राज्य अन्य संगठन और समुदाय से अलग प्रतीत होता है। इसकी अवधारणा पूर्णतया अलग है। इसीलिए अब हम लोगों को यह समझना है कि आखिर राज्य का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ और राज्य के लिए अलग अलग लोगों ने क्या कहा है। राज्य के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा अगर इसकी बात करें तो राज्य का उद्भव और विकास होता है प्राचीन यूनान में, जिसको सिटी स्टेट या नगर राज्य कहा गया। इसको क्या कहते हैं, नगर राज्य कहते हैं। नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया है अरस्तु ने, जबकि वर्तमान में राज्य का जो स्वरूप है
वह है राष्ट्रीय राज्य का, और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया है किसने? मैकियावेली ने। राज शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया। यद्यपि नगर राज का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? अरस्तु के द्वारा। हम लोग आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बहुत ब्रीफ में एक महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, जिस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछा जाता है। आपको इसको याद कर लेना है। याद करने की बात यह है कि किन किन लोगों ने राज्य के लिए किन किन शब्दावलियों का प्रयोग किया। बहुत संक्षिप्त में इस बात को अगर हम लोग देखें तो आपको मालूम होगा कि यूनान में राज्य को क्या कहते थे? पोलिस। जबकि रोमनों के द्वारा राज्य को क्या कहा गया? रोमनों के द्वारा राज्य को कहा गया था सिवितास। जर्मन भाषा में राज्य को कहा गया स्टॉर्ट, और इसे फ्रेंच भाषा में कहा गया ईटा। फ्रेंच भाषा में इसको क्या कहा गया? ईटा। बोंदा के द्वारा राज्य को रिपब्लिका कहा गया था। जबकि हॉब्स ने राज्य को कॉमनवेल्थ कहा। आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा गया कि कॉमनवेल्थ का अर्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ का अर्थ है राज्य, समाज एवं सरकार। अगला है लॉक के द्वारा राज्य के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया गया और कहा गया कि राज्य को जन सहमति पर आधारित होना चाहिए। और रूसो के द्वारा राज्य के लिए बॉडी पॉलिटिको शब्द का प्रयोग किया गया। यह प्रयोग किसने किया था? रूसो ने। इसके बाद आते हैं स्पेंसर के द्वारा कहा गया कि राज्य एक ज्वाइंट बीमा कंपनी है। समाज में जब तक अपराध है तब तक ही राज्य आवश्यक है, क्योंकि इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और राज्य के द्वारा केवल सीमित कार्य किया जाए। राज्य के द्वारा व्यापक और विस्तृत काम को करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैन वर्सेस स्टेट इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये उदारवादी चिंतक हैं, इसलिए इनके द्वारा कहा गया कि राज्य एक ज्वाइंट बीमा कंपनी है। इसके अलावा हम लोग अगर राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत बात करें तो उदारवाद ने राज्य को माना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अराजकतावादी विचारधारा ने माना है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। इसके अलावा आदर्शवाद ने कहा है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। यही बात समाजवाद के द्वारा भी कहा गया। समाजवाद
मूलतः लोकतांत्रिक समाजवाद के जितने प्रकार हैं वे सब राज्य को व्यापक अधिकार देने पर बल देते हैं और उनके द्वारा भी कहा गया कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसके अलावा फासीवाद ने राज्य को सर्वोच्च माना और इनके द्वारा कहा गया कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर अथवा उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। राज्य के संदर्भ में एक अन्य बात, एक विचारधारा है जिसको कहा गया मार्क्सवाद। मार्क्सवाद ने कहा कि राज्य शोषण का यंत्र है, क्योंकि इसका निर्माण पूंजीपति वर्ग के द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण करने के लिए किया गया, इसलिए यह शोषण का एक यंत्र है। बहुलवादी चिंतक हैं, बहुलवादी चिंतकों के द्वारा कहा गया कि राज्य संघों का संघ है। इसके अलावा भारतीय चिंतक महात्मा गांधी ने राज्य के संदर्भ में कहा कि राज्य हिंसा का औजार है। आपको यह भी आया कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह कथन किसने कहा है? प्लेटो ने। और राज्य परिवार का विस्तार है, यह कथन किसका है? अरस्तू का। यहाँ पर आपको एक सवाल और भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा चिंतक है जिसने राज्य की इकाई व्यक्ति को माना? प्लेटो। और कौन ऐसा चिंतक है जिसने राज्य की इकाई परिवार को माना? तो आपका उत्तर होगा अरस्तू। देखिए, हम लोग आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण बातों का आज डिस्कशन किया है। राज्य के संदर्भ में बहुतेरे सवाल बनते हैं, बहुत सारे इसके टॉपिक हैं ना, एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। बट ये बातें कि राज्य के लिए किस चिंतक के द्वारा किस शब्दावली का प्रयोग किया गया, आपके एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है और ये सवाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन जाता है उस समय जबकि आपको यह बात याद न रहे, इसलिए आप इसको याद कर लें। हम लोग विस्तृत रूप में इस बात का अध्ययन करेंगे। हम लोगों का आज का क्लास यहाँ तक था। आप देखते रहें लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला को।